नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत को, पॉलिटिकल थ्योरी को। अब क्या होती है ये पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि सर मुझे नहीं समझ में आता ये समाजवाद क्या है, ये पूंजीवाद क्या है, ये उदारवाद क्या है, बेसिकली होता क्या है। हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो बीच से उठा लेते हैं, या कह लीजिए उनके जो अध्यापक हैं वो ठीक से उनको बताते नहीं हैं। यदि ठीक से उनको बताया जाए तो इससे आसान चीज कोई है नहीं। मुख्यतः राजनीति विज्ञान में हम पढ़ते क्या हैं, हमारी विषय वस्तु क्या है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। किस विषय वस्तु को हम लोग इसमें सम्मिलित करते हैं, किसके बारे में इसका अध्ययन किया जाता है, इसकी यदि हमें जरा सी भी जानकारी है तो ये सारे के सारे जो सिद्धांत हैं, जो ये पॉलिटिकल थ्योरी हैं, राजनीतिक सिद्धांत हैं, ये हमें तुरंत समझ में आ जाते हैं। लेकिन यदि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं होता है तब ये हमारे लिए समस्या क्रिएट कर देते हैं। पॉलिटिकल साइंस की या राजनीति विज्ञान की जो मूल अवधारणा है वो राज्य और व्यक्ति के बीच में है। व्यक्ति किस तरीके से राज्य में आता है और राज्य किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को संचालित करता है, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें मूलतः यह है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को बचाना चाहता है, अपने अधिकारों को बचाना चाहता है, और राज्य जो क्या है, एक शक्ति है, एक सत्ता है। तो वो जो शक्ति है, जो सत्ता है, वो किस तरीके से उस व्यक्ति के अधिकारों को, किस तरीके से उसकी स्वतंत्रता को समाज में या राज्य में रखता है, इन्हीं पर बात विवाद होता है, इन्हीं पर चर्चा होती है, इन्हीं पर परिचर्चा होती है। इन्हीं चर्चा और परिचर्चा के दौरान ये सिद्धांतों का जन्म होता है, पॉलिटिकल थ्योरी का जन्म होता है। जैसे एक पॉलिटिकल थ्योरी जो कहती है कि व्यक्ति को, जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसकी स्वतंत्रता ही सर्वोच्च है, उसकी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। राज्य किसी भी प्रकार का प्रतिबंध उस स्वतंत्रता पर नहीं लगा सकता है, उसके अधिकारों पर नहीं लगा सकता है। और एक दूसरी विचारधारा है जो कहती है कि राज्य ही सर्वोत्तम है, या एक व्यक्ति की स्वतंत्रता से अधिक समूह की स्वतंत्रता होती है, इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को उस पर न्यौछावर किया जा सकता है। इन्हीं वाद विवाद के मध्य बहुत सारे सिद्धांतों का जन्म हुआ। ये सिद्धांत आपको राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति की स्वतंत्रता भी रहे और राज्य की शक्ति उसको कैसे संचालित करेगी, इस तरीके से उसको निर्धारित करने का प्रयास किया गया है।
जिसके अंतर्गत सबसे पहले यदि हम व्यक्ति के अधिकारों की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है, जो सबसे ज्यादा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, वो है अराजकतावाद या एनार्किज्म। एनार्किज्म क्या कहता है? एनार्किज्म कहता है कि राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करे, व्यक्ति के अधिकारों का हनन करे। इसलिए राज्य की आवश्यकता ही नहीं है। राज्य क्या है? राज्य एक अनावश्यक बुराई है। यानी क्या है? इसकी आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? ये एक बुराई है जो व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को छीनती है, व्यक्ति के अधिकारों को कम करती है। इसलिए राज्य नाम की संस्था ही नहीं होनी चाहिए। ये चूंकि है, इसलिए ये कैसी है? ये अनावश्यक है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। तो मुख्यतः इन सिद्धांतों में, राजनीतिक सिद्धांतों में, पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग पढ़ते क्या हैं? ये विषय वस्तु समझ लीजिए। केवल और केवल आप कहेंगे दोबारा आपने समझाना शुरू कर दिया। दोबारा इसीलिए बताया जाता है कि जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको समझ में आ जाएं। पॉलिटिकल थ्योरी में या राजनीतिक सिद्धांतों में मुख्यतः जो विषय वस्तु है वो क्या है? वो व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है और एक सत्ता है, शक्ति है। तो शक्ति और सत्ता व्यक्ति को कैसे हैंडल करेगी, कैसे चलाएगी, व्यक्ति कब उस राज्य का विरोध करेगा, व्यक्ति कब उसकी अत्याचारों का विरोध करेगा। तो शक्ति और व्यक्ति, पूरा खेल कहां चल रहा है? शक्ति और व्यक्ति में। शक्ति चूंकि यदि निरंकुश होती है तो वो शक्ति व्यक्ति के संपूर्ण अधिकारों का हनन करती है, संपूर्ण स्वतंत्रता को समाप्त करती है। ऐसे बहुत सारे आपको पॉलिटिकल थ्योरीज मिल जाएंगी जो पूरी तरीके से व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करने के पक्ष में हैं, और बहुत सारी थ्योरीज आपको ऐसी मिल जाएंगी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को ही सर्वोच्च मानती हैं। लेकिन ना तो व्यक्ति की स्वतंत्रता असीम हो सकती है, ना राज्य की शक्ति असीम हो सकती है। जब दोनों ही चीजें असीम नहीं हो सकती हैं तो बीच में एक मध्यम मार्ग अपनाया जाता है। उन मध्यम मार्ग को लेकर भी बहुत सारी विचारधाराएं सामने आती हैं। वो कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, वो कैसे चलती हैं, उनको थोड़ा थोड़ा हम लोग आज समझ लेंगे। इसके पश्चात उनको विस्तार से, अलग से एक एक दो दो तीन तीन वीडियो बना के हम विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे, विस्तार से उसको समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अराजकतावाद पर, एनार्किज्म पर। कहा जाता है कि गांधी जी भी राजनीतिक या दार्शनिक अराजकतावादी थे। दार्शनिक अराजकतावादी थे। जब गांधी जी को पढ़ेंगे तब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां केवल और केवल बहुत सूक्ष्म में थोड़ी थोड़ी चीजें समझते चले जाएंगे कि अराजकतावाद है क्या। अराजकतावाद, जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं, अराजकतावाद का मतलब होता है कि चारों तरफ लूट मची हुई है, अव्यवस्था है। ऐसा नहीं होता है। अराजकतावाद में जो ये थ्योरी है, ये जो वाद है, वो क्या कह रहा है? अराजकतावाद कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोच्च है, उस पर किसी भी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और राज्य क्या है? राज्य
व्यक्ति पर की स्वतंत्रताओं पर बंधन आरोपित करने वाली एक शक्ति है। इसलिए इस राज्य को नहीं होना चाहिए। ये एक अनावश्यक बुराई है। ये बुराई है तो इसको समाप्त होनी चाहिए। अनावश्यक है यानी बेकार है, इसलिए इसको तुरंत ही समाप्त होना चाहिए। ये अराजकतावादी कहते हैं। ठीक इसके विपरीत विचार जो रखते हैं वो कहलाते हैं अधिनायकवादी, या कह लीजिए फांसीवादी या नाजीवादी या आदर्शवादी। इनको हम इसी श्रेणी में डाल सकते हैं, लेकिन इनका भी एक क्रम होता है। किस तरीके से, किस क्रम से ये राज्य को शक्ति प्रदान करते चले जाते हैं। जहां पर राज्य को ही सर्वोत्तम माना जाता है। जब हम हीगल और कांट को पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि कैसे कहते हैं वो कि राज्य परम सत्ता की अभिव्यक्ति है, उसके विरोध में नहीं जाया जा सकता। परम सत्ता क्या? ईश्वरीय सत्ता। वो वहां उसको धर्म से जोड़ते हुए नजर आते हैं। परम सत्ता है, परम इच्छा है। रूसो क्या कहते हैं? रूसो के बारे में भी विस्तार से चलेंगे। यहां चूंकि विषयांतर हो रहा है इसलिए सीधा वापस आते हैं कि जो हमारे अधिनायकवादी हैं या कह दीजिए आदर्शवादी हैं, कांट और हीगल को आदर्शवादी के अंतर्गत ही रखते हैं। तो ये आदर्शवादी क्या कहते हैं कि राज्य क्या है? परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। जो परम सत्ता है उसी की अभिव्यक्ति राज्य है। तो राज्य का विरोध करने का अर्थ है हम परम सत्ता का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम राज्य का विरोध नहीं कर सकते हैं। यदि हम राज्य का विरोध नहीं कर सकते हैं, राज्य निरंकुश हो रहा है और व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को समाप्त कर रहा है, तब हमें किन अर्थों में राज्य का विरोध करना चाहिए, किन स्थितियों में राज्य का विरोध करना चाहिए, किन स्थितियों में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए, यही द्वंद्व प्रतिद्वंद्व में ये सारे वाद चलते हैं, ये सारी थ्योरी चलती हैं। यही मुख्य तौर से वो थ्योरी हैं जो आपको बताती हैं कि आप राज्य का किस स्तर पर विरोध कर सकते हैं और किस स्तर पर राज्य का विरोध आप नहीं कर सकते हैं। इसका क्रम अगर हम लोग देखें तो यदि हम व्यक्ति की स्वतंत्रता की तरफ से आगे बढ़ें और राज्य की परम सत्ता की ओर चलें तो उसका क्रम कहीं ना कहीं इस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम अराजकतावाद को देखेंगे। अराजकतावाद के बाद हम किसको देखेंगे? व्यक्तिवाद को देखेंगे। व्यक्तिवाद क्या कहता है? व्यक्तिवाद कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी अराजकतावाद कह रहा है अनावश्यक बुराई है। यहां अंतर समझ लीजिए उसका। राज्य थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, व्यक्तिवाद थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ और वो कह रहा है कि ये बुराई तो है लेकिन आवश्यक है। राज्य होना चाहिए, पुलिस होना चाहिए, प्रशासन होना चाहिए, कानून होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो ये क्या करेंगी? ये समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी अगर इन चीजें नहीं होंगी, और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। अराजकतावादी क्या कहते हैं कि नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो पुनः वो जंगल का नियम, वो जंगल का कानून यहां पर लागू हो जाएगा। जंगल का नियम क्या कहता है? जो शक्तिशाली है वो छोटे व्यक्ति का शोषण कर सकता है या कमजोर व्यक्ति का शोषण कर सकता है। व्यक्ति ना कह के यहां कह दें जीव का। तो जो शक्तिशाली है वो इस जीवन संघर्ष में सफल होता है, जो कमजोर होता है वो इस जीवन संघर्ष में असफल होता है। जो सफल होता है वही इस जीवन के साथ आगे बढ़ता है। शेर चूंकि जंगल का राजा है तो वो किसी का भी शिकार कर सकता है। ऐसे ही कहा जाता है कि यही नियम
आपका समुद्र में लागू होता है। जब छोटी मछली को बड़ी मछली निगल लेती है, बड़ी मछली को शार्क निगल लेती है और शार्क को मगरमच्छ निगल लेता है, या मगरमच्छ और शार्क में जो भारी पड़ जाए वो उसको खत्म कर देता है। तो ये एक सिद्धांत बनाया गया है। तो ये सिद्धांत लागू हो जाएगा। जब ये सिद्धांत लागू हो जाएगा तो हम कहां चले जाएंगे? हम पाषाण काल में पहुंच जाएंगे। हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। ये कौन कहता है? ये व्यक्तिवादी कहते हैं। व्यक्तिवादी कहते हैं कि ये राज्य होना चाहिए, ये आवश्यक है, ये बुराई अवश्य है, क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता में खलल डाल रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन ये आवश्यक भी है। इसलिए जेल को होना चाहिए, पुलिस को होना चाहिए, प्रशासन को होना चाहिए, राज्य को होना चाहिए, और सत्ता को होना चाहिए, और शक्ति को होना चाहिए। यदि शक्ति नहीं होगी, जैसे भारतीय विचारक भी इस पे कहते हैं कि जब सब सो रहे होते हैं तब दंड जागता है। क्या? क्योंकि दंड के भय से मनुष्य अनैतिक कार्य नहीं कर पाता है। वो जंगल के नियम लागू नहीं हो पाते हैं, वो समुद्र के नियम लागू नहीं हो पाते हैं। इसलिए राज्य को होना आवश्यक है। भारतीय विचारक भी वही कहते हैं। कौटिल्य को पढ़िएगा आप, कौटिल्य भी यही कहते हैं कि जब सब सो रहे होते हैं तब दंड जागता है। तो उनके कहने का अर्थ भी यही है कि राज्य को होना चाहिए। राज्य तो राज्य और व्यक्ति के इन्हीं अधिकारों, इन्हीं संघर्षों के बीच जो विवाद है, कौन सा वाद किसको प्रमुखता दे रहा है, इसको हम लोग क्रमशः देखते हुए चलते हैं। व्यक्तिवाद के बाद हम लोग सीधे आते हैं उदारवाद पर। उदारवादी क्या कहते हैं? उदारवादी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बात करते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति से समूह की स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता समूह की स्वतंत्रता में बाधक हो रही है तो उस बाधा को आप कम कर सकते हैं, उस व्यक्ति को आप पनिश कर सकते हैं। जैसे आप जेल का जो प्रावधान किया गया, इसीलिए किया गया कि जब समाज में एक व्यक्ति अव्यवस्था पैदा कर रहा है तो उस व्यक्ति को उस समाज से अलग कर दीजिए। उसके खाने पीने रहने का सारी व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। एक जेल बनाई जाती है, जेल में क्या किया जाता है? व्यक्ति को अलग रख दिया जाता है। तो उसमें एक नेगेटिव काम होता है, एक पॉजिटिव काम होता है। नेगेटिव काम क्या होता है कि वो व्यक्ति अलग चला जाता है तो समाज के लोग सुख से रह सकते हैं, और पॉजिटिव काम ये होता है कि उस व्यक्ति को अपना आत्म मंथन करने के लिए समय मिलता है, उसको वहां रखा जाता है कि यदि आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपको समाज में नहीं रहने दिया जाएगा। ये कौन कहता है? ये उदारवाद कहता है। और उदारवाद के भी दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक सकारात्मक उदारवाद और एक नकारात्मक उदारवाद। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नकारात्मक उदारवाद क्या है? तो नकारात्मक उदारवाद वही है जो व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं चाहते, लेकिन सकारात्मक उदारवादी क्या कहते हैं कि समूह की स्वतंत्रता, यदि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता से बाधा पहुंच रही है, उस व्यक्ति की स्वतंत्रता से, जैसे बहुत सारे लोग यदि सोना चाहते हैं और एक व्यक्ति दारू पी के उपद्रव कर रहा है तो उस व्यक्ति को निसंदेह एक जगह पर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देश के बहुत सारे से काम रुक सकते हैं, वो बहुत सारे लोग परेशान हो सकते हैं। इसलिए समूह की स्वतंत्रता की बात करता है। सकारात्मक उदारवाद क्या करता है? समूह की स्वतंत्रता की बात करता है, और कहीं ना कहीं वो विचार राज्य को भी कुछ अधिकार प्रदान करता है। अभी हम व्यक्तिवादी अराजकतावाद से चले जो एकदम
व्यक्तियों की स्वतंत्रता की बात करता है। अब धीमे धीमे हम चलेंगे कि जो राज्य के अधिकारों की भी बात करते हैं, और राज्य के इन अधिकारों की बात करते हुए राज्य को कितनी सत्ता सौंपी जाए, उस सत्ता पर कितने नियंत्रण हो, इस बारे में भी बताया जाता है। इसी आधार पर चलते हुए इसका अगला रूप हम लोग जो देखते हैं वो आता है उदारवाद। उपयोगितावाद। उदारवाद तो हमने देख लिया, अगला आता है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद में हम किसको पढ़ते हैं? हम बेंथम को पढ़ते हैं, हम मिल को पढ़ते हैं और ऐसे ही विचारकों को पढ़ते हैं। इसमें ये क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं? ये अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करते हैं, यानी कि ये मात्रात्मक चीजों की बात करते हैं और कहते हैं कि यदि अधिक लोगों को अधिक सुख प्राप्त हो रहा है तो राज्य को ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो। यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात को ये थोड़ा सा कम करते हैं, समूह की स्वतंत्रता की बात ये ज्यादा करते हैं, और यहीं से वो क्रम शुरू होता है जहां से राज्य को शक्ति प्रदान करने की एक परंपरा प्रारंभ हो जाती है। और राज्य को कितना शक्तिशाली होना चाहिए, इस क्रम से हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा बाद आता है, अगली जो हमारी थ्योरी आती है वो है समाजवाद। समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद भी वही कहता है जो सकारात्मक उदारवाद कहता है, लेकिन सकारात्मक उदारवाद में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की समानता। यहां पे आप देखिए कि उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, लेकिन समाजवाद व्यक्ति की समानता की बात कर रहा है। मूल्य देख लीजिए, मूल्यों में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। समूह की, वहां उदारवाद में समूह की स्वतंत्रता की बात हो रही है, यानी कि कह वही चीज रहे हैं, लेकिन समाजवादी उससे एक कदम आगे जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, चूंकि सारे व्यक्ति समान हैं इसलिए उनमें समानता होनी चाहिए, और समानता यदि होगी तब राज्य का कार्य बढ़ जाएगा, राज्य को कार्य अधिक सौंपे जाएंगे। इसमें बहुत सारे समाजवादी सिद्धांत हैं। फेबियन समाजवाद है, श्रेणी समाजवाद है, बहुत सारा समाजवाद के बारे में कहा जाता है कि समाजवाद उस टोपी की तरीके से है जो व्यक्ति पहन लेता है उसका आकार उसी के अनुसार हो जाता है। यानी कि समाजवाद में भी बहुत ज्यादा विभाजन है। सीएम जॉर्ज का यह कथन है कि समाजवाद उस टोप के तरीके से है जिसे जो पहन लेता है वो उसी की तरीके से हो जाता है। निश्चित तौर से उनके कथन में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि समाजवाद के इतने रूप हो जाते हैं। जब समाजवाद पढ़ाएंगे तब उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां केवल हम लोग चल रहे हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर हम व्यक्ति की समानता पर आ गए। अब व्यक्ति की जब समानता पर आ गए तो यही हमें देखना पड़ेगा कि हम उदारवाद में जहां हम लॉक को पढ़ रहे थे, वहीं समाजवाद की तरफ आपको लेकर कौन आता है? रूसो कहीं ना कहीं उसकी तरफ लेकर आता है। रूसो कहीं ना कहीं अधिनायकवाद की तरफ होता है, क्योंकि वो क्या कहता है? वो कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यानी कि आपको स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यानी कि हमको यदि स्वतंत्र नहीं होना है तब भी हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। राज्य आपको क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। स्वतंत्र कैसे कर देगा? अपनी शक्ति से। तो यानी कि राज्य निर्धारित करेगा कि स्वतंत्रता क्या है। व्यक्ति निर्धारित नहीं करेगा, राज्य निर्धारित करेगा। यही वो क्रम है जो धीमे धीमे चल रहा है, जो राज्य की शक्तियों में वृद्धि कर रहा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर रहा है और राज्य की शक्तियों में विस्तार कर रहा है, जिसे वो सामान्य इच्छा के नाम देते हैं।
जब रूसो पढ़ेंगे तब इसे विस्तार से देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रूसो से वो चीज प्रकट होनी शुरू हो जाती है कि राज्य को अधिकार दिए जाने चाहिए। राज्य यदि चाहेगा तो किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बलपूर्वक उसको स्वतंत्र करा देगा, या राज्य अपनी सत्ता के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर बंधन लगा सकता है। अब वो बंधन कैसे होंगे, कितने प्रकार के होंगे, किन स्थितियों में चलेंगे, उसका वर्णन धीमे धीमे आगे बताया गया है। और कैसा होगा, रूसो ने भी इसको समझाया था, लेकिन वो क्रम वही बन रहा है कि समाज को अधिक शक्ति प्रदान की जा रही है और व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को कम किया जा रहा है। इसका जो अगला स्टेप है उसे हम साम्यवाद के रूप में देखते हैं। साम्यवाद में क्या कहते हैं? साम्यवाद में कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में ये जो संपत्ति है, इस संपत्ति पर कुछ लोगों ने अधिकार कर लिया है, या संपत्ति एक चोरी है। प्रूधो का ये कथन है। प्रूधो कहते हैं संपत्ति क्या है? चोरी है। जिन लोगों के पास भी संपत्ति है उन्होंने क्या किया है? ये प्राकृतिक जो स्रोत थे उन स्रोतों में से चोरी कर ली। इस पर सबका समान अधिकार था, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें व्यक्तिगत संपत्ति बना लिया। ये संपत्ति क्या है? चोरी है। संपत्ति चोरी है, इन लोगों ने चोरी कर ली है, इसलिए इनकी संपत्ति को छीना जाए और इनकी संपत्ति को छीनकर उन लोगों को दिया जाए या राज्य को दिया जाए। साम्यवाद वही कहता है कि ये जो संपत्ति है, इस संपत्ति को राज्य के हवाले कर दिया जाए। व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति, वो कहते हैं दो ही चीजें ऐसी होती हैं जो बुराई का कारण हैं। नंबर 1 स्त्री और नंबर 2 संपत्ति। तो कहीं कहीं जैसे प्लेटो स्त्रियों के भी साम्यवाद की बात करते हैं वो, लेकिन यहां हम संपत्ति के साम्यवाद की ही बात कर लेते हैं। वो कहते हैं जिनके पास अधिक संपत्ति है उन्होंने संपत्ति को लूटा है, इसलिए जो सर्वहारा वर्ग है, एक शब्द नया आता है सर्वहारा, यानी कि सब कुछ जिनका हारा हुआ है, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास संपत्ति नहीं है, किन्हीं कारणों से जहां संपत्ति नहीं है, तो वो सब एक हो जाएं और बलपूर्वक एक क्रांति करें, इनकी संपत्ति को छीनें और इनकी संपत्ति को छीनकर सारी संपत्ति, सारी शक्ति राज्य को दे दें। और राज्य निर्धारित करेगा कि किसको कितना मिलना है। ठीक है, इसका पहला वाक्य है कि जिसको राज्य की जो पहली स्थिति आएगी, साम्यवाद में कहते हैं कि राज्य की जो पहली स्थिति आएगी वो स्थिति क्या होगी? प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेगा और कार्य के अनुसार उसको संपत्ति प्राप्त होगी। लेकिन जब ये साम्यवाद की स्थिति पहुंचेगी तब क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको मिलेगा। अब आप चीज समझ रहे हैं क्या हो रहा है? साम्यवाद में एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा। जैसे वो डॉक्टर है तो वो दिन भर मरीजों का इलाज करेगा, लेकिन शाम को आके वो खाना खाएगा। जैसे एक मजदूर है तो वो दिन भर काम करेगा लेकिन शाम को आकर खाना खाएगा। तो अब खाना कौन खाएगा? मजदूर ज्यादा खाएगा क्योंकि मेहनत ज्यादा की उसने। तो मजदूर 8 रोटी खाएगा और डॉक्टर 2 रोटी खाएगा। तो यहां स्थितियां एकदम चेंज होती नजर आई और इसी कारण से इन्हीं स्थितियों में कहीं ना कहीं साम्यवाद उन चीजों को नहीं समझ पाया और सोवियत संघ में उसका पराभव हुआ। जब हम लोग साम्यवाद की स्थितियां समझ रहे थे, शीत युद्ध बढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने देखा कि कैसे एक जीन्स के लिए वहां पर मारामारी हो जाती थी। वो बहुत सारी स्थितियां हैं, खैर उस पर यहां ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे।
तो साम्यवाद जाके सीधे के सीधे सारी की सारी शक्ति राज्य के हाथों में दे देता है। राज्य को वो कहता है कि राज्य समाप्त हो जाएगा, एक साम्यवाद की स्थिति आ जाएगी, लेकिन वो एक आदर्शवाद है, वो वैसी स्थिति आती नहीं है। तो वो हम क्या कह रहे हैं, अगला शब्द हमने क्या प्रयोग किया, आदर्शवाद। तो साम्यवाद से जो अगली सीढ़ी आती है वो आती है आदर्शवाद की, जहां हम हीगल, कांट, इन सारे लोगों को पढ़ते हैं। हीगल क्या कहते हैं कि राज्य परम सत्ता की अभिव्यक्ति है, परम सत्ता। अब हम हीगल को पढ़ रहे हैं, कांट को पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे आदर्शवादी हैं। आदर्शवादी यही कहने लग गए कि हमें राज्य की, यदि हम राज्य का विरोध करते हैं तो हम ईश्वर का विरोध करते हैं, उस परम सत्ता का विरोध करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरीके से हनन कर रहे हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरीके से राज्य में विलीन हो जा रही है। राज्य जैसा चाहेगा उस व्यक्ति के साथ करेगा, लेकिन व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर सकता है। धीमे धीमे देखिए हम कहां से चले थे, व्यक्ति के अधिकारों से चले थे, जहां संपूर्ण अधिकार थे, व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र था, अब वो पूर्णतः परतंत्रता की ओर चला जा रहा है। इसके बाद आदर्शवाद के बाद क्या आता है, नाजीवाद आता है। नाजीवाद के बाद फासीवाद आता है, हिटलर आते हैं, मुसोलिनी आते हैं, ये सारे के सारे हिटलर, मुसोलिनी। अब क्या आ गया, अधिनायकवाद आ गया कि एक अधिनायक होता है, एक नायक होता है, वो अपने आप को ईश्वर के समान या ईश्वर का प्रतिनिधि सिद्ध कर देता है। और जब वो ईश्वर का प्रतिनिधि है तो सामान्य जनता उसके समक्ष कीड़े मकोड़ों के समान है। उसकी स्वतंत्रता ईश्वर के सामने कुछ नहीं है। और इसी तरीके से अधिनायकवादी लोग व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को पूरी तरीके से कुचलते हुए चले जाते हैं, व्यक्ति को एकदम समाप्त कर देते हैं। केवल और केवल राज्य ही प्रधान होता है और राज्य में भी वो व्यक्ति। अब आप कहेंगे आदर्शवाद में और अधिनायकवाद में क्या अंतर है? अंतर है। आदर्शवाद में क्या कह रहे हैं, राज्य सर्वोच्च है, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, राज्य तो सर्वोच्च है ही, लेकिन राज्य के साथ जो राजा है वो सर्वोच्च है, क्योंकि व्यक्ति सर्वोच्च है वो। तो यहां क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ही सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं। ठीक है, तो जब सत्ता एक जगह होती है, एकत्रित होती है तो वो क्या होती है, लॉर्ड एक्टन का वो कथन याद करिए, कहते हैं सत्ता निरंकुश होती है और परम सत्ता परम निरंकुश होती है। तो वो व्यक्ति निरंकुश हो जाता है, समाज के उन व्यक्तियों को जो उसकी प्रजा है उसको वो कीड़े मकोड़ों की तरीके से समझने लगते हैं, उनकी स्वतंत्रता पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। समाज का जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, समाज का जो दबा कुचला व्यक्ति है, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। ऐसी स्थितियां भी आई, लेकिन उसके पश्चात जब हम लोगों ने शुरू किया व्यक्ति की स्वतंत्रता से, एक स्थिति आई, हम परम सत्ता की ओर चले गए। परम सत्ता पर आकर फिर लोगों ने महसूस किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब हम पुनः लौटे कहां, कल्याणकारी राज्य की ओर। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई और अवधारणा में कहा गया कि व्यक्ति यदि उसकी स्वतंत्रता बाधक हो रही है तो राज्य का विरोध कर सकता है। राज्य को उखाड़ फेंकने की बात नहीं करते हैं, वो राज्य के विरोध की बात करते हैं, राज्य की नीतियों के विरोध की बात करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति जो ऐसा है, जो दबा कुचला है, जो सबसे कमजोर है, उसका ख्याल राज्य सबसे ज्यादा रखेगा। टेम्पल्टन का वो वाक्य आप याद रखिए कि कैसे वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा करते हैं, कैसे वो मनुष्यों के कल्याण की बात करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं समाजवाद का भी पुट होता है, लेकिन समाजवाद के पुट जरूर होता है, वो व्यक्ति की समानता की बात जरूर करते हैं, लेकिन व्यक्ति की समानता के साथ साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात करते हैं। इसीलिए कहा जाता है अति हमेशा वर्जित होनी चाहिए, कभी भी अति। ना तो अराजकतावादियों की अति स्वीकार्य है, ना ही
अधिनायकवादियों की अति स्वीकार है। तो अति हमेशा ही वर्जित है। आज इसीलिए कल्याणकारी राज्य के रूप में ये जो नई अवधारणा आई, ये आज विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है। शासन की जो व्यवस्था लोग अपना रहे हैं वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना रहे हैं। लोकतंत्र क्या? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन है उसको अपनाया जा रहा है और इसको सर्वोत्तम शासन व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। यही वो सारी चीजें हैं। मैं पुनः आपको फिर वहीं ले जाऊंगा कि इन जो स्थितियां बनी, ये स्थितियां कहां से शुरू हो रही हैं। हम राजनीति विज्ञान में क्या समझने का प्रयास करते हैं? हम वही समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति से चलते हैं, व्यक्ति फिर समाज फिर राज्य। तो व्यक्ति से गांव हुआ, गांव से फिर मंडल हुआ, मंडल से फिर जिला हुआ, जिले से फिर राज्य की तरफ बढ़ते हैं, प्रदेश हुआ, राज्य हुआ। ये एक क्रम चलता चला जा रहा है। इस क्रम की स्थितियों में कैसे शासन उत्तरदायी होता है व्यक्ति के प्रति, ठीक है। तो आज हम कहां आ गए हैं? शासन तो है लेकिन वो किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में हम क्या देखते हैं? जो हमारी संसद है उसके प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, और जो संसद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अपने वोटर के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहां जो सर्वोच्च शक्ति है, जो संप्रभुता है, वो किसके पास आ जाती है? जनता के पास आ जाती है। आज ऐसे ही लोकतंत्र को पवित्र माना जाता है कि जो जनता के हित में बात करे और जो जनता की असहमति को स्वीकार करे। जहां जनता की असहमति स्वीकार नहीं की जाती है वहां अधिनायकवाद होता है, वहां तानाशाही होती है, वहां फांसीवाद होता है, वहां नाजीवाद होता है। लेकिन जहां जनता की सकारात्मक मांग को स्वीकार किया जाता है वहां लोकतंत्र होता है। ये सारी स्थितियां हम क्रमशः चलाते हुए चलेंगे और आपको बताते रहेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आप व्यक्ति से लेकर राज्य तक, शासन से लेकर प्रशासन तक सारी चीजें देखेंगे। तो सत्ता और व्यक्ति, व्यक्ति यानी इंडिविजुअल, सत्ता मतलब एक शक्ति, ये किस तरीके से एक दूसरे पर केंद्रित होते हैं, किस तरीके से इनको आधारित किया जाता है और किस तरीके से ये चलते हैं, इन्हीं आधारों पर, इन्हीं संबंधों पर ये सारे के सारे वाद निर्धारित किए जाते हैं। इनको क्रमशः हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए इसको आगे ना ले जाते हुए आज इसको यहीं तक रखेंगे। कल पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक अपने प्रतियोगी छात्रों के लिए, अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों तक इसको पहुंचाइए, जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो और हमारा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो। धन्यवाद।